अच्छा व्यूअर्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम अपनी ब्रॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप पीपल आर देयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट हिरा इकबाल। वेलकम टू माय लाइव ब्रॉडकास्ट साइकोलॉजिकल सर्विसेज। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय किया होगा, उसके साथ बारिश को भी एंजॉय किया होगा। जैसे कि आज पिछले कुछ हफ्तों से डिफरेंट टॉपिक्स पर बात हुई और सबसे ज्यादा सजेशन और रिकमेंडेशन डिप्रेशन पर आई, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़हनी दबाव और ज़हनी परेशानियों से रिलेटेड है, यानी कि डिप्रेशन। अब डिप्रेशन के साथ क्या रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, या डिप्रेसिव इंसान के साथ जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरह से ऐसे मरीज के साथ देखभाल करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड रिलेटेड डिसऑर्डर विद मैनेजमेंट, और इसके लिए मैं वेलकम करूंगी अपने गेस्ट को। ही इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इन्होंने एमफिल किया है रिफा यूनिवर्सिटी से, और ये मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट इन्होंने किया है एम्स्टरडैम से, और करंटली ये मेंटल हेल्थ सुपरवाइजर हैं एट DHQ हॉस्पिटल। सो अस्सलाम वालेकुम नवीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिरा, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी हूँ। और बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, मौसम को किस तरह से एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारे यहाँ लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं, तो ईद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि एक लंबा पीरियड हमने गुजार चुके थे कोरोना का, तो उसके बाद हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ईद को मतलब आम हालात से ज्यादा एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कोरोना की वजह से वैसे ही लोग बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं, जिनको डायग्नोसिस हो रही हैं वो उनसे रिलेटेड जो उनके लव वन है वो भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, कोरोना से रिलेटेड तो हमने बहुत सेशन किए, लेकिन लोगों की बहुत ज्यादा सजेशन रिकमेंडेशन इस पर आई कि डिप्रेशन, एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, उस पर बात की जाए। तो आप प्लीज लोगों को ये बताइए कि डिप्रेशन है क्या और इसका क्या क्राइटेरिया है, हम किस बेस पे कह सकते हैं कि इंसान को डिप्रेशन है? बिल्कुल, अच्छा ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर हम जितना बोलें उतना कम है, जितना हम इसके ऊपर लिखें, मतलब किताबें लिखी हुई हैं, कितनी ज्यादा थेरेपीज आ चुकी हैं, और अभी तक हमें कोई खास इसके ऊपर मतलब ये समझे कि कामयाबी नहीं हासिल होती, कि क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ चीजों से मिलाप करके अपने आप को डिप्रेशन ही समझता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि हम अक्सर कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा है और ये वो, तो हर दूसरा बंदा अपने आप को डिप्रेशन क्यों कहता है? अगर स्टिग्मा है तो फिर उसको चाहिए ना कि वो ना कहे, लेकिन डिप्रेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे है। दरअसल डिप्रेशन जो है ना, अभी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं जी कि सिर्फ लाहौर सिटी में अगर हम देखें तो 52% लोगों के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स होती हैं। तो याद रखें कि डिप्रेशन हम बहुत बाद में कहते हैं, पहले वो डिप्रेसिव सिम्टम्स होती हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स से भी पहले हमारा कुछ मूड स्विंग्स होती हैं, कुछ यूं समझ लें कि उदासी होती है, ठीक है। हम अक्सर लोग जो हैं उदासी को भी हम डिप्रेशन कहकर, अपने आप को डिप्रेशन कह के हम किसी भी या तो प्रोफेशनल से मिल भी जाते हैं या नहीं भी मिलते हैं। तो फिर या अक्सर हम ऐसे करते हैं कि हम इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि भाई डिप्रेशन की अलामात क्या होती हैं, और वो इतनी कॉमन अलामात हैं, वो हम सभी में होती हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें डिप्रेशन ही हो। उसका एक क्राइटेरिया होता है कि वो अलामात आपको कितने अरसे तक एग्जिस्ट करेंगी, और उन अलामात के आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और उन अलामात के आने के बाद आपकी लाइफ कैसे हो चुकी है। अच्छा, फिर जब आपको उनकी अलामात का पता चल जाता है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता दूं, जनरल पब्लिक का जो कंसेप्ट होता है, उनको ये लगता है कि मुझे अगर नींद ना आए तो मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, या मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, या फिर मैं इम्तिहान से फेल हो गया हूँ तो मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। दरअसल वो अपने ग्रीफ पीरियड को डिप्रेशन के साथ मिक्सअप कर रहे होते हैं।
या फिर किसी की लव वन की डेथ हो जाए तो वो उनका ब्रीफमेंट पीरियड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो समझते हैं कि मुझे डिप्रेशन हो चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बताऊं कि डिप्रेशन के लिए आप पहले थोड़ी सी मतलब कि एक चेकलिस्ट होती हैं, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती हैं, उनको अगर आप देख लें तो सबसे पहले ये कि आपकी सैडनेस होगी एटलीस्ट 2 वीक्स तक आपको होनी चाहिए लगातार, ठीक है। और वो सैडनेस इतनी हो कि आपको बाकी जो घर के काम है वो आप ना कर सकें। फिर उसके बाद ये कि इजीली क्राइंग हो, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे तो डिप्रेशन है, सिम्टम्स हैं, लेकिन जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको कभी रोना आया है, तो वो कहते नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये भी एक चीज है कि उनको अगर रोना नहीं आ रहा है, सम टाइम होता भी है कि कुछ लोगों को नहीं होता, लेकिन डिप्रेशन उनको हुआ होता है, लेकिन उनको जरूरी नहीं कि ये अलामत उसके अंदर हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप अपनी मतलब सेल्फ केयर जो है ना वो थोड़ी सी कम कर देते हैं, अपनी लाइफ को आप इंजॉय नहीं करते, प्लेजर नहीं हासिल करते अपनी जिंदगी से। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो होती है, या फिर आप उसको डेंजरस भी समझ लें, आपको सुसाइडल थॉट्स आती हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको डिप्रेशन के अंदर ही सुसाइड थॉट्स आए, कि हर डिप्रेशन के अंदर आए, लेकिन ये भी है, अहम बात है कि अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो फिर इंसान रिस्क पे होता है। अच्छा, ये चीजें अगर 2 वीक्स तक चलती रहें कंटिन्यूसली। अच्छा, इसके साथ साथ ये कि अगर आपको नींद भी ना आए, ठीक है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, हंगर डिस्टर्ब हो जाए, और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि आपको आपकी रूटीन जो है ना डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, इसकी वजूहत क्या होती हैं? अगर आप सर्च करें कहीं से भी तो इसकी जो एग्जैक्ट वजूहत हैं, रीजन जो हैं, वो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसके डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि आकर आपको एक डिप्रेशन की सूरत में सामने करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होता है जो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, जैसे कि घर में किसी को डिप्रेशन हुआ हो और वही चीज आगे बच्चों में ट्रांसफर हो चुकी हो, या फैमिली में किसी और पर्सन को, या पूरे घर का माहौल है किस तरह से बन जाता है, तो कोई एक आध पर्सन जो उसको ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको ज्यादा सफर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाए, ठीक है, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से, तो उसके साथ आपका अटैचमेंट लेवल देखें। अगर अटैचमेंट लेवल ज्यादा है तो आपको ब्रीफमेंट पीरियड ज्यादा होगा, और उस ब्रीफमेंट पीरियड को जब आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो कुछ सी हद तक वो आपको पीटीएस में आएगा, ठीक है। और अगर वो भी लंबे अरसे तक चलता रहेगा तो फिर आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसी के अलावा एग्जाम्स में फेल हो जाना, जो मैंने पहले भी बताया कि लोगों को लगता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया हूं, अब मुझे डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि जनरली जब आप सर्च करेंगे गूगल पर या किसी किताब से पढ़ेंगे तो होता है ये लिंक्ड होता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये है कि जरूरी नहीं कि आपको इम्तिहान में फेलियर ही जो है आपके डिप्रेशन का बायस बने। अच्छा, फिर इसके अलावा जब लाइफ चेंजेस आती हैं, मेजर लाइफ चेंजेस होती हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनको जॉब मिल जाती है तो वहां पर वो एडजस्ट नहीं हो पाते, डिप्रेसिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं उनको। अच्छा, ये चीजें भी हैं। फिर इसके अलावा शादी ब्याह जब हो जाते हैं हमारे, अक्सर ये है कि जब इंसान शादी करता है तो खासकर खवातीन को बहुत मेजर चेंजेस का सामना करना पड़ते हैं, तो उस टाइम उनको डिप्रेशन की अलामत शुरू होती हैं। और फिर वो आगे चलकर, क्योंकि जारी बात है उनकी बायोलॉजी ऐसी है, उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं, तो फिर वो बच्चों के ऊपर भी असर होता है, ठीक है, वही प्री मेच्योर डिलीवरी तक बात चली जाती है, उसको हम फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। मतलब ये एक सीरीज होती है जो चली जाती है आगे। अब ये है कि डिप्रेशन को आपने डायग्नोस अर्ली करना होता है, जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना आसानी से इसका ट्रीटमेंट होगा, उतना आसानी से आप इसको मैनेज कर पाएंगे, उतने आसानी से आपको टाइम कम लगेगा उसको मैनेज करने में। अच्छा, बिलफर्ज अगर लोग कहते हैं जी कि मुझे डिप्रेशन है, अब आप ये देखें डिप्रेशन जो है वो कोई एक किस्म का है नहीं, डिप्रेशन है 8 किस्म के, 8 क्राइटेरिया है DSM-5 के अंदर। मतलब कि आपको 8 किस्म के डिप्रेशन में से कोई एक आध हो सकता है, या दोनों की भी सिम्टम्स हो सकती हैं, इसलिए हम उसको, और हर एक की अलग अलग से क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीकों से वो एग्जिस्ट कर रहा है और अलग अलग से हमारी लाइफ में आ रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये अकेला नहीं भी होता, सम टाइम इसका मिक्सचर होता है किसी और डिसऑर्डर के साथ। कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, अगर हम शिज़ोइड पर्सनालिटी की बात करें तो वहां पर अगर एक इंसान को डिप्रेसिव थॉट्स हैं या डिप्रेसिव सिम्टम्स आती हैं, तो वहां पर आप इसका जो DSM-5 का क्राइटेरिया जो है ना वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंसान की तो जिंदगी जो है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो शुरू से चली आ रही है,
सिम्टम्स उसको हो सकता है 10-12 सालों से आ रही हो, इधर हम कह रहे हैं कि अगर एटलीस्ट 2 वीक्स हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली जब आपको आपके पर्सनालिटी के साथ देखें, पर्सनालिटी जो है उसके प्लस माइनस दोनों चीजें होती हैं, उसको मैनेज करना होता है, उसको वो ट्रीटेबल नहीं होते, और उनके साथ जो लिंक्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर शिज़ायद पर्सनालिटी के इंसान को साथ में उसको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रही हैं, और वो इस कदर ज्यादा हो गई हैं कि वो मैनेज नहीं हो रही, तो उनको मैनेज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की मैं जी आपके कहने का मकसद है कि डिप्रेशन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, सिम्टम्स हैं, उसकी बेस पे डायग्नोज किया जाता है, और ये किसी और डिसऑर्डर के साथ भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। अच्छा, इसकी अलामतें दूसरे डिसऑर्डर में भी देखी जाती हैं। बाइपोलर का नाम हमने बहुत ज्यादा सुना है, ठीक है, आप बाइपोलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस डिसऑर्डर में भी डिप्रेशन की अलामतें पाई जाती हैं, और ये किस किस्म का डिसऑर्डर है? हाँ, अच्छा देखिए, बाइपोलर के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर देखिए, डिप्रेशन की एक अहम अलामत है जिसको हम डेंजरस अलामत कहते हैं, सेल्फ हार्म करना, अपने आप को मतलब सोच आना, अपने आप को मार देना। बाइपोलर के अंदर ये होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्लान करेंगे, और अगर कोई मतलब कि कोई उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर उनको नाकामी हो जाती है तो वो सेल्फ हार्म या अदर हार्म की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। तो अब जब हम उनको खुद को मारने का जो रवैया होता है, उसको जब हम उठाते हैं और हम कहते हैं कि इसको डिप्रेशन है, तो एक्चुअली उसको डिप्रेशन नहीं होता, उसकी वो अपनी अलामत है। ठीक है, डिप्रेशन के लिए आपको सैडनेस का होना जरूरी है, जबकि वहां पर तो लोग जो है वो अपनी जिंदगी भी प्लेजरेबल गुजार रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जो पूरी दुनिया भर में या हमारे तजर्बात में भी जो बात आती है, जो सुसाइडल अटेम्प्ट रेशियो है, वो आ रही है टीन एजेस में, मतलब कि अर्ली एजेस 13 ईयर से लेकर 25 ईयर्स तक लोग बहुत ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन तो आपको कम उम्र में होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि जिनमें आप ये कहें कि ये 16 साल का बच्चा, इसको डिप्रेशन हो रहा है। अक्सर मैं ये देखता हूं कि किसी भी कोई हाई फाई बंदा जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो लोग कहते हैं कि इसको ना डिप्रेशन ही था, ये हम लेबलाइज कर रहे होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर सुसाइड या सेल्फ हार्म करने वाला बंदा वो सुसाइड ही अटेम्प्ट करे, या उसकी जो डेथ की वजह है वो डिप्रेशन ही है, हो सकता है कि उसको कुछ और भी हो। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अपने तजर्बात में, मेरे अपने तजर्बे में अगर देखूं तो हमारे पास इमरजेंसी में जो लोग पॉइजनिंग वाले होते हैं, जो मतलब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की हुई होती है, और इंटेंशनली उनको हम फिर सुसाइड में डालते हैं, जिन्होंने इंटेंशनली अपने आप को मारने का प्लान किया हो और उसके ऊपर अमल किया हो। तो उनको जब हम देखते हैं तो उनको हमें कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होता। एक्चुअली वो समटाइम प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि मैं अपने आप को मार दूंगा, और घर वाले जब उनकी बात पर तवज्जो नहीं देते तो वो तवज्जो हासिल करने के लिए भी कर लेते हैं। वो एक गोल सेट कर लेते हैं कि मैं उसको अचीव करूंगा, मैं घर वाले मुझे वो नहीं करना दे रहे, तो मैं इवन की मोटरसाइकिल तक नहीं खरीदने दे रही जी, तो ठीक है मैं अपने आप को मार दूंगा। घर वाले कहते हैं जो मर्जी कर लो, अपने आप को मार देता है। तो जब वो हमारे पास रिपोर्ट होता है तो क्या हम उसको डिप्रेशन का मरीज कह सकते हैं? हालांकि तो वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स को, मुख्तलिफ किस्म की बाकी चीजों को भी हमने देखना होता है कि हम उसमें कर सकें कि जी कि ये वाकई ही डिप्रेशन है कि नहीं है। उसके लिए मैंने ना एक शायद आपको पता हो कि नहीं, कि मैंने एक हमने एक केस हिस्ट्री फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, केस हिस्ट्री फॉर्म में ये होता है कि आपने बाकी जो दुनिया में जो लोग डायग्नोस कर रहे हैं, देखिए एपीए ने जो हमें क्राइटेरिया दे दिया DSM-5 की सूरत में, वो सिर्फ क्राइटेरिया है, वो सिर्फ इतना बताता है कि ये अलामात है, ये आपका डिप्रेशन है। ठीक है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि अब आप इसको मैनेज कैसे करो। ठीक है, मैनेज करने का अगर आपको अमेरिका में एक बंदा बता रहा है तो वहां पर वो किसी और तरीके से करेगा। पाकिस्तान में अगर सेम मैनेजमेंट पे जाने से पहले आप प्लीज ये क्लियर करें, क्या बच्चों में डिप्रेशन पाया जाता है? बहुत कम होता है। देखिए, अगर नेग्लेक्ट है, बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है, उसकी सौतेली माँ है, हॉस्टल में रह चुका है, तो जरूर उसके अंदर सिम्टम्स आएंगी, लेकिन हम उसको डिप्रेशन नहीं कहते, हम उसको माल एडजस्टमेंट कहेंगे। ठीक है,
डिप्रेशन का पूरा क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के लिए बाकी चीज उसको आनी चाहिए, उसकी स्लीपनेस होनी चाहिए। तो बच्चे तो इतना सोते हैं, अभी सोएंगे तो 4 दिन के बाद जागेंगे, तो फिर हम उसको कहाँ से कह सकते हैं कि इसको डिप्रेशन है। इसलिए हाँ, सम टाइम ऐसे भी है कि हम जब डीएसएम को कंसल्ट करते हैं उसमें ये कहते हैं कि ये 2-3 अलामात जो है उसके अंदर होनी चाहिए। हो सकता है उसकी नींद भी पूरी हो सकता है कि उसका खाना पीना भी ठीक हो, सिर्फ इतना है कि वो उदास रहता है। तो उसकी उदासी की वजह जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। जब वो वजह हम खत्म कर लेते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली ग्रूम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि उसको डिप्रेशन नहीं था, ठीक है, उसकी एक वजह थी जिसकी वजह से वो उदास हो रहा था। तो बच्चों में हम डिप्रेसिव अलामात कह सकते हैं, हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, ठीक है। डिप्रेसिव अलामात अलग चीजें हैं और डायग्नोज डिप्रेशन अलग चीज है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि डायग्नोसिस के लिए हमें प्रॉपर असेसमेंट से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ठीक है, अगर बिल्कुल कोई शख्स डिप्रेशन का मरीज है, ठीक है, और काफी अरसे से उसे डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेशन का प्रॉपर क्राइटेरिया 2 वीक्स होता है। अगर वो 2 वीक से 2 वीक्स है। ठीक है, अगर वो डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे आ रहा है तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए? हम किन प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, या कौन सी ऐसी अच्छा, टीम है जिनके पास जाना चाहिए और उससे डिप्रेशन के मरीज को रिलीफ मिले? बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि एक बंदे को डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, हमें पता है, मुझे 100% पता है इसको डिप्रेशन है, लेकिन मैं फिर भी चेकलिस्ट लाजमी देखूंगा। चेकलिस्ट में हम ये देखेंगे कि क्या वो जो क्राइटेरिया है बेसिक उसके ऊपर फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल जी कर रहा है। फिर मैं वो लिखने के बाद अपने पास फिर मैं DSM-5 ओपन करूंगा, तो देखूंगा क्या क्या यहाँ पर भी जो इन्होंने बताया हुआ है उन चीजों के ऊपर ये फुलफिल कर रहा है। तो फिर देखने वो वहां पर भी कर रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि यार ये तो दोनों कह रहे हैं कि हाँ इसको डिप्रेशन ही है, क्या इसको साथ में कोई पर्सनालिटी इशू तो नहीं है, या इसको कोई स्ट्रेस की वजह से तो डिप्रेशन नहीं आ रहा, या कोई इसको एंजाइटी आ रही है, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं लेकिन उसके साथ साथ डिप्रेशन की भी सिम्टम्स आ रही हैं। तो क्या इसकी एंजाइटी की सिम्टम्स की वजह से तो ये नहीं आ रहा, क्या इसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इसके अंदर डिप्रेशन की अलामत आ रही हैं। उन चीजों को फिर मैं एक्सप्लोर करने के लिए बाकी देखें हमारे पास 20 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं DSM के अंदर, उनमें से जो जो मुझे माइंड में आता जाएगा मैं उनको देखता जाऊंगा, ठीक है। बिलफर्ज मुझे वहां पर ऐसा लगता है कि इसको उनमें से किसी में से कोई डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ इसको प्योर खालिस डिप्रेशन की ही अलामत है और डिप्रेसिव ही अलामत है। अच्छा, अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया इसको डिप्रेशन है, अब मुझे ये देखना है कि भाई इसको कितना डिप्रेशन है, ठीक है। देखिए, उसको हमने तोलना होता है जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसके लिए डिप्रेशन की कुछ चेकलिस्ट हैं या क्वेश्चनर्स हैं, कुछ सवालनामे हैं, कुछ टेस्ट हैं, ठीक है। जैसे आप देखें बेक के डिप्रेशन के स्केल्स हैं, ठीक है, इसी तरह से बाकी भी मिल जाते हैं। अच्छा, उनमें से मैं कोई एक आध, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि डिप्रेशन का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है असेसमेंट से गुजारना। तो अब मुझे बताएं, जो टीम होती है जो एक पेशेंट को डील कर रही है, उस टीम में कौन कौन से प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं? साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल होता है कि वो इस चीज को कैसे डील करता है? बिल्कुल मैं वहीं पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब आपने ये किया कि मैं फिर आपको एजुकेशन भी बताता हूँ कौन सा बंदा इसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आपने उसको तोल लिया, मेजर कर लिया, मिसाल के तौर पर मैं डास की बात कर रहा हूँ करूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्केल की, तो वहां पर आपने देखा कि आपके पेशेंट में जो डिप्रेशन है वो सीवियर लेवल का आ गया या मॉडरेट लेवल का आ गया। आपको पता है कि इसके अंदर इतना वो चीजें हैं, क्योंकि चेकलिस्ट में आपको कम मालूमात होती है, थोड़ी सी DSM-5 में थोड़ी ज्यादा मालूमात हो जाती है, और जब आप अपने इसके अंदर आते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपका पेशेंट जो है आपके पास एक क्लियर साइंटिफिक फॉर्म में आ जाता है कि इसको जो है डिप्रेशन वाकई इतना है। फिर उसके बाद आप करते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू। कितने अरसे से इसके साथ क्या क्या चीजें चल रही थी और इसको क्यों ये मतलब कि डिप्रेशन जो है वो शो हुआ। अच्छा, हेलो,
हाँ जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलता है कि इसको कितनी अलामात हैं, सारा कुछ। अच्छा, अब तो ये हो गया, ये जिस प्रोफेशनल ने किया, यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं, पीछे जाते हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी तालीम क्या होती है और उनके स्किल्स क्या होते हैं और उनकी ट्रेनिंग क्या होती है। देखिए, हमारे हाँ पाकिस्तान में हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हम बंदे को, जब हम कहते हैं कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के बाद हम उसको सिर्फ काउंसलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, काउंसलिंग मीन कि आप उस बंदे की असेसमेंट नहीं करते, डायग्नोसिस नहीं करते, आपके पास प्रूफन डिप्रेशन की डायग्नोसिस नहीं होती। प्रूवन डिप्रेशन की डायग्नोसिस मीन कि आपके पास रिटन फॉर्म में क्लाइंट की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी और आपके साइकियाट्रिस्ट की भी तरफ से भी पूरा एक हो, आपके पास क्या कह सकते हैं, रिटन फॉर्मेट हो, जो आपका, जिसको हम केस हिस्ट्री फॉर्म बोलते हैं, उसके ऊपर आपके पास पूरा डायग्नोस्ट हो के उसमें मेडिकल टेस्ट भी होंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे इंटरव्यूज पे, और आपका पूरा देखिए, आप हो सकता है 2-3 सेशंस आपके सिर्फ डायग्नोसिस पे ही लग जाएं। अच्छा, उसके लिए ये कि मिनिमम आपको बीएस या मास्टर्स होना जरूरी है। उसके बाद आपको अगर डिप्रेशन के ऊपर आपने की हुई कोई ट्रेनिंग ली हुई है, या आपने जहां पर इंटर्नशिप की है वहां पर आपको डिप्रेशन के मरीज दिए गए और आपको उनका अच्छा पता चल गया, तो आप उसको डायग्नोस भी कर सकते हो और आप उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो डिप्लोमा है एडीसीपी, या हम इसको पीएमडीसीपी भी कहते हैं, ये एक्चुअली हमारा 18 क्रेडिट हाउस का है, या कुछ यूनिवर्सिटीज में 25 क्रेडिट हाउस का भी पढ़ाया जाता है। 15 या 18 क्रेडिट हाउस का मतलब यह है कि 150 या 180 घंटे, 180 घंटे में आप कितना ज्यादा वो कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ डिप्रेशन का एक, अगर बंदा कोई सिर्फ डिप्रेशन का ही स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो वो उसकी सारी जिंदगी उसमें गुजर जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबी चीज होती है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसको डायग्नोज करना, इसको मैनेज करना, फिर इसको आगे लेके जाना। लेकिन क्योंकि हम नबी, शायद आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, आप काइंडली अपने कैमरे को चेक कीजिएगा। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है, वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा जी जी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान में अगर आप बीएस या मास्टर्स के स्टूडेंट हो रह चुके हैं, या मतलब आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आपको जो इंटर्नशिप करवाई जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप मजीद आगे पेशेंट देख सकते हो। लेकिन देखें, डिप्रेशन का भी फिर लेवल है। अगर आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, तो आप सिर्फ काउंसलिंग से ही मैनेज हो सकेंगे। काउंसलिंग देखें, आपका भाई भी कर सकता है, बहन कर सकती है, अम्मी अबू कोई भी कर सकता है, कोई दोस्त कर सकता है, ठीक है। वो हमें थोड़ा सा, हमारा कैथारसिस हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि मैं थोड़ा सा सीवियर लेवल की तरफ जा रहा होता हूँ, मतलब मेरे अंदर वो वाली अलामत आ रही हैं जो कि एक डिप्रेसिव क्लाइंट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। प्रोफेशनल हेल्प में फिर हम पहले हम असेसमेंट करते हैं, उसके बाद पूरी डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हमने डायग्नोसिस कर ली, मिसाल के तौर पर आपने पेशेंट की तमाम हिस्ट्री ले ली, अब आपको ये पता चल गया है कि अब मैंने इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 में आपने, जिसको हम कहते हैं सीबीटी हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप पेशेंट के साथ सीबीटी अप्लाई करते हो और आपका पेशेंट जो है उसकी आप मेजरमेंट करते हो कि अब इसके, अच्छा देखिए, सीबीटी अप्लाई करने के बाद एक आम सा काम है, वो स्केल जो आपने पहले अप्लाई किया ना, डास मिसाल के तौर पर थेरेपी शुरू करने से पहले, एंड पे आप अगेन वो कर लें। अगर उसके वहां पर अलामत कम आ रही हैं, उसकी सिवियरिटी कम आ रही है, अगेन फिर आप जाकर उसकी DSM-5 को चेक करें और उसी चेकलिस्ट पे जाएं। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे रिवर्स में आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट जो है वो क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाली असिस्टेंट वाली बात जो है, तो हम एक प्रोफेशनल के लिए कह सकते हैं ना कि प्रोफेशनल जो है साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चनियर्स को देखता है, डिफरेंट क्वेश्चनियर होते हैं डिप्रेशन को मेजर करने के लिए, और उसको क्या थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन जो आम जर्नल अवाम है, जैसे कि आपने एक बात कही कि काउंसलिंग जो है हर कोई कर सकता है, कि आपका भाई है या फिर आपकी माँ है, पर ये तो वो लोग हों जो अपने घर वालों को लेके नॉन जजमेंटल हो, ठीक है, यानी कि आपका फ्रेंड है, अगर कोई ऐसा शख्स जो नॉन जजमेंटल है, तो वो तो अच्छे से काउंसलिंग कर लेगा, लेकिन वो अगर जजमेंटल है
ठीक है। अगर अपने फ्रेंड को लेके तो हमेशा ही आके रोना रो देता है, ये तो है ही इसके साथ मसला, चलो आओ पिज्जा खा लेते हैं। उसको भूख नहीं है, उसकी एपेटाइट कम हो गई है, क्योंकि डिप्रेशन का सिम्टम है भूख ना लगना, और फिर हम उसे प्रेशराइज करें चलो कैफे में बैठ के खा लेते हैं, या फिर बहुत बिंज ईटिंग करना। डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा खाना भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उनकी एक वो सिम्टम में से है। तो हम ऐसे लोगों को हम कैसे कह सकते हैं कि हर कोई काउंसलिंग कर सकता है? थोड़ा सा इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, ऐसे लोग जो नॉन जजमेंटल हो या वो अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ तो अभी नहीं है, वो अभी इस तरफ है कि घर में थोड़ी सी कोई बात हुई है या लोग घर के देख रहे हैं उसे डिप्रेशन की हालत में, वो लोग किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं? और जब प्रोफेशनल हेल्प पड़ रही है तो प्रोफेशनल का तो आपने रोल थोड़ा बहुत बता ही दिया है, उन लोगों के लिए बताएं जो जर्नल। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है वो हमारी फैमिली एक काउंसलिंग की हद तक हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट वो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये कि हमारी जो करंट जो पीक है होती है हमारी इमोशनल, उसको काम डाउन कर सकते हैं, कैथारसिस की हद तक कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे तक नहीं कर सकते। फैमिली मेंबर से करने से बेहतर ये होता है। अच्छा, जब हम फैमिली में अगर हम करते भी हैं ना, तो एक बात याद रखें, हमारे जो फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, बेटी अपने बाप को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है, वो नॉन जजमेंटल होता है बाप अपनी बेटी के हवाले से। बेटे के लिए उसकी माँ उसके लिए नॉन जजमेंटल होती है, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, बेटा उनसे बात कर सकता है। फिर इसी तरह से हमारी बड़ी बहनें, ठीक है, बड़ी बहनें आपने देखा होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि माँ की तरह होती हैं, वाकई होती भी हैं, ठीक है, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, वो आपके साथ हमदर्दी जताती हैं और काफी हद तक आप उनके ऊपर डिपेंडेंट भी होते हो घर में, तो इसलिए आपको काफी हद तक इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर करते हैं कि अपने छोटे बहन भाइयों से भी बात औकात इंसान बड़ा अटैच होता है, आप उनके साथ बात शेयर कर सकते हो, वो भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं और वो आपकी बात को आगे से प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। ये तो हो जाती है आपकी इमोशनल सपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो आपकी इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, जो कि आपको बेहतर अंदाज मतलब या बेहतर होने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि हम घर वालों से इमोशनल सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि असल में हमारी आवाम में, हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि अगर हम जरा सा ये बोल देंगे ना यू कैन गो विद योर मदर, क्या वो आपकी काउंसलिंग कर दे, ये कर दे, तो लोगों को ये होता है अगर मदर से ही कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मदर से ही तजाद हैं घर में और घर वालों से ही तजाद हैं, तो फिर वो काउंसलिंग के लिए किसके पास जा रहा है? अगर हम ये कह दें कि हाँ आपका बाप, भाई या मदर कोई भी काउंसलिंग कर सकते हैं, वैसे तो कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी इमोशनल सपोर्ट होते हैं वो, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जिनका घर में ही तजाद है और वो उन्हीं की वजह से डिप्रेशन में आ रहा है, तो फिर उस शख्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर फैमिली में आपको तजाद आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हम फैमिली से ही अपनी मदद हासिल करें। हर इंसान के कहीं ना कहीं लिंक्स होते हैं, कोई ऐसा दोस्त होता है जो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। कहीं आप देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर आपके अननोन फ्रेंड भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनको आप कभी मिले हुए नहीं होते लेकिन आपको वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। आप उनके साथ बातचीत शेयर करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा काम डाउन हो जाते हो। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ एक और दोस्त, वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत इतनी मतलब कि ऐसी बातें शेयर की अपनी फैमिली की कि उनको लग रहा था कि आज ये बंदा मार देगा उनको जाके। थोड़े दिनों के बाद वो दोबारा मिले तो उसने कहा यार मैं आपको ये चीज, इस टाइम मेरा इमोशनल स्टेज ऐसी थी कि मुझे आप ना मिलते तो मैं अपने आप को टकरे मारने का दिल कर रहा था। बाज़ औक़ात लोगों को गुस्सा भी इस तरह का शदीद होता है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखें कि हमारे कुछ इमोशनल पार्किंग होती है कुछ लोगों के साथ, मतलब हम कर सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई टीचर ऐसे होते हैं, कोई कोलीग ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि फैमिली। जब हम असेसमेंट करते हैं वहां पर हम स्पेशली पूछते हैं कि भाई आपको, आपके करीब कौन है, आपके फैमिली में से कौन है, दोस्तों में से कौन है, सोसाइटी में से कौन है। अक्सर आप देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी तबलीगी जमात में काफी सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर सकता हूं और मुझे पता है कि वो नॉन जजमेंटल होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे कुछ टीचर हैं, मेरे टीचर हैं, मैं उनके साथ नॉन जजमेंटल होकर बात कर सकता हूँ। मेरे कोलीग्स हैं, इसी तरह से मतलब हर बंदे के अपने अपने होते हैं। कुछ लोगों को नजर नहीं आ रहा होता, कुछ कहते हैं कि यार मेरा तो कोई भी नहीं है। डिप्रेशन की अलामत में सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो सभी का लगता है उसको कि उसका कोई हमदर्द है ही नहीं। तो उसके लिए फिर यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या जो सोशल सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं या काउंसलर जो होते हैं, उनका ये राइट होता है कि उसको एक्सप्लोर करवाएं।
कि भाई वो बता देते हैं यार मेरी खाला जो है ना वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो खाला हैं वो उनके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, या उनके तरफ पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जब अपनी फैमिली में भी देख लेंगे, वो बता देगा कि यार मेरे अब्बू जो है ना, जब मुझे दर्द था तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी पॉजिटिव चीजें होती हैं, लेकिन एक्सप्लोर करना पड़ता है हमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं बता रहा था कि वही बाकी अगर आप बात करें कि अपने कि हम किसके साथ वो कर सकते हैं, हम किसी भी शख्स के साथ अपना डिप्रेशन जो है डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें मैनेज नहीं कर सकता। लेकिन इनिशियल स्टेज पर वो हमें सपोर्ट कर सकता है कि हम अगले स्टेज पर ना जाएं। तो मैं अभी बात कर रहा था कि डिप्रेशन को डील करने के 3 तरीके हैं या 3 लेवल्स हैं, ठीक है। पहले लेवल पर या आप ये समझ लें कि 4 लेवल हो गए। एक लेवल पर आपका काउंसलर जो है ना वो काउंसलिंग वगैरह करता है और बंदा जो है कुछ नॉर्मल फील करता है, वो उसकी एक इमोशनल स्टेज होती है, वो खत्म हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरी स्टेज जो होती है उसमें आप थेरेपी प्रोवाइड करते हो। थेरेपी प्रोवाइड करने में हो सकता है कि आपके 10 दिन लगे, हो सके आपके 3 मंथ लग जाए। उसमें ये होता है कि आपका जो पेशेंट होता है डेली आप उसको एक्टिविटीज दे देते हो, उसको चार्ट्स दे देते हो, उसकी बहुत सारी चीजें जो है ना आप उसको एक्टिविटीज जो है वो आप देते रहते हो, वो करता रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है लेवल 1 में, ठीक है। जब आप सीबीटी कर देते हो तो हो सकता है आपका पेशेंट ठीक ना हो, आपको लगता है कि उसकी सिवियरिटी लेवल ज्यादा हाई हो गया। वही मैंने आपको बताया कि आपने स्केल पहले भी और एन पे भी अप्लाई करना है, नहीं हुआ तो फिर लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में आप साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करते हो। साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उसमें आपके साथ रैशनल रह के पेशेंट तो क्योंकि आपको होता है, आप साइकेट्रिस्ट को मिलने से पहले अपने पेशेंट के हवाले से एक प्रेजेंटेशन देते हो कि सर मेरा जो पेशेंट है उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उसको डायग्नोज किया था कि ये डिप्रेशन है और इन बुनियादों पर मैं कह रहा हूँ इसको डिप्रेशन है, मैंने इसको सीबीटी अप्लाई की तो नाकाम हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि अब इसको आप मेडिसिन कैसे देंगे ताकि वो कर सकें। अच्छा, वो क्या करते हैं, आपको बहुत कम डोज में मेडिसिन देंगे, ठीक है। आपका पेशेंट जो है उसका भी छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, सारे प्रॉपर वो काम करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि यार ये हम 2 वीक्स तक ना चलाए रखते हैं। फिर आप अगेन साथ में सीबीटी भी शुरू करते हो और साथ में आप उसकी मेडिकल थेरेपी भी यूज करते हो। अच्छा, ये जो चीज चलती है हो सकता है कि ये आप 1 मंथ तक चलाएं। 1 मंथ चला, उसके बाद आपने अगेन मेजर किया, आपके पेशेंट के अंदर सिम्टम्स कम होने के बजाय वहीं पर रह गए। अब क्या किया जाए, भाई मेरा पेशेंट तो ठीक नहीं हो रहा। फिर इसके बाद आता है लेवल 3। लेवल 3 में यह होता है कि आपका जो पेशेंट होता है उसको आप किसी रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर में भी रख लेते हो, क्योंकि घर में उसका वही इन्वायरमेंट होता है, वही डिप्रेशन की वही चीजें चल रही होती हैं, उसको किसी काम में दिल नहीं लगता। तो यहाँ पर आप उसको अपने सामने रखकर उससे एक्टिविटीज करवाते हो। रोजाना आप कहते हो कि भाई जरा आप ये काम करो, इन पौधों को आप जरा पानी देना, आप उसके लिए कुछ चीजें रख लेते हो। वो कहते हैं अच्छा ये पेंटिंग करके जरा दिखाओ, क्योंकि पहले दोनों लेवल्स में पेशेंट आपके पास आउटडोर होता है, वो आपके पास आता है और चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छा ये भी नहीं पता कि आपका पेशेंट मेडिसिन कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। हो सकता है आप डॉक्टर ने लिख के दे दिया मेडिसिन ले लो, उसको ये लगता हो कि यार जब मुझे नींद नहीं आएगी मैं तब खा लूंगा। ऐसा नहीं है, जब आपके पास वो इंडोर में आएगा तो वहां पर आपका नर्सिंग स्टाफ जो होगा वो 24 आवर उसकी निगरानी करता है, उसकी हर चीज पे। अच्छा, फिर यहाँ पर मुख्तलिफ साइकेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब लेवल 3 में आ जाएगा उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल थोड़ा कम हो जाता है, वहां पर साइकेट्रिस्ट का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका पेशेंट जो होता है वो सीवियर लेवल पे होता है। अच्छा, मोस्टली अब पाकिस्तान में इस तरह से नहीं हो रहा। बिल्कुल आपने सही कहा, जो मैनेजमेंट होती है वो स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है ऑडियंस को क्लियर करने के लिए, क्योंकि लोग समझते हैं हम मेडिसिन खा लेंगे हमें जहनी सुकून मिल जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, उसको एक एक स्टेज से गुजारना पड़ता है। लोगों के दिमाग में ये वाली चीज भी आती है कि जो लोगों के दिमाग में ये वाली चीज भी आती है कि हम थेरेपीज ले रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर, लेकिन हम ठीक तो हो नहीं रहे हैं, 2 महीने बाद वही सिम्टम्स हमें रिलैप्स कर रहे हैं।
तो ये जो आपका लेवल्स वाली बात है, ये वाकई इन गलत फहमियों को क्लियर कर रही है कि आपको जब आपका माइल्ड है, मॉडरेट लेवल है, सिवियर लेवल है, डिप्रेशन का क्या लेवल है, उसे उसी तरीके से स्टेजेस से गुजारना है और एक टीम ने मिलकर काम करना है। इसी के साथ मैं एक सवाल लूंगी जो अनम का क्वेश्चन है, इज डिप्रेशन कम्प्लीटली क्योरेबल? क्या क्योर हो सकता है डिप्रेशन, या हम इसे मैनेज ही करेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए क्योरेबल है। और इसमें मजे की बात यह है कि आपने देखना यह है कि बंदे को जब डिप्रेशन की अलामत शुरू हुई थी, उस टाइम उसकी जो जिंदगी चल रही थी, आपने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस कदर इंप्रूव करवाना है कि वो वहीं पर उसी लेवल पे चला जाए। बीच में देखिए एक बंदा है, उसको 25 ईयर्स की एज में डिप्रेशन का फेज आया, वो 3 ईयर्स तक उसका ट्रीटमेंट चला या जो कुछ भी हुआ, 28 ईयर के बाद तो वो नॉर्मल लाइफ में आ गया। डिप्रेशन तो खत्म होता है, इसका मतलब तो ये नहीं कि वो हमेशा अपने साथ लेके चलेगा, नेवर। ये ठीक होता है तो तभी इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा पढ़ाइयां हो रही हैं, रिसर्चेस हो रही हैं कि इसके ऊपर काम करें और ये लोगों को अवेयर करें कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा लें। और ट्रीटमेंट यहाँ पर देखें, जी हाँ, ये वाली चीज बिल्कुल सही है कि ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, क्योरेबल है कि नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म चीज है और उसमें चले जा रहे हैं। नहीं, हम डिप्रेशन से निकल सकते हैं और इसको आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। और आप अगर इस लेवल पर हैं कि बहुत सिवियर है, क्योंकि एक जैसे कि हमारे पास एक पेशेंट आते हैं जो अपने बेड से तक नहीं उठते हैं, बेड पर ही हैं, सारा वक्त अंधेरे में बैठे हुए हैं और सिवियर डिप्रेशन में हैं, किसी ट्रॉमा में चले गए हैं और उनकी ऐसी कंडीशन है। तो मुझे ये बताएं नवीद कि ऐसे पेशेंट को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं कि जो घर में है वो प्रोफेशनल के पास जाने की हिम्मत भी नहीं रखता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि मजे की बात है कि जो हमारा पेशेंट कोई भी होता है वो हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट होता है, वो कोई एक आध पेशेंट नहीं होता। मतलब एक पेशेंट जो है वो काफी सारी चीजें लेके आता है। पहले यहाँ पर देखें, जो अंधेरे में बैठा हुआ है, जरूरी नहीं कि उसको डिप्रेशन है, हो सकता है कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसको लोग तंग कर रहे हैं या वो लोगों से परेशान है, या उसको कुछ ऐसा उससे काम हो चुका है कि उसका जो जानने वाले हैं वो उनके सामने नहीं जाना चाहता, या फिर हम उसकी असेसमेंट यहाँ पर जरूरी होती है ना। अच्छा, यहाँ पर यह कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा नहीं सकता, तो यहाँ आजकल सबसे बड़ी आसान और आपके कमरे तक जो सर्विसेज हैं वो है आपकी ऑनलाइन सर्विसेज। बहुत ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं। इवन के आप पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप जब उनसे राब्ता करेंगे तो वो आपको अच्छे से वो ट्रीटमेंट करेंगे और आपको प्लान करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं होता। या जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, नए नए जो साइकोलॉजिस्ट अभी फील्ड में आए हैं, वो भी कहते हैं जी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है। आपको एक दो कमेंट में कोई बता ही नहीं सकता कि इसका ट्रीटमेंट आपने करना क्या है, क्योंकि ये तो एक पूरा स्टाइल है, पूरा एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने मैनेज करना है। उसके बाद आपने लाइफ को अलग बिल्कुल उसी तरह से लेके आना है जैसे लाइफ पहले से थी, ठीक है। तो इसलिए आप अपने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, देखें जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन थी, वहां पर आप राब्ता कर ले। काफी सारी एनजीओज हैं, वहां पर राब्ता कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रहे हैं, ठीक है। उनसे राब्ता करें, अपने आप को देखें तो सही आपको मसला क्या है। अच्छा, जब हम ऑटोमेटिकली लेवल 3 पे चले जाते हैं, आपने अभी जब मैंने बात की ना कि लेवल 3, तो साइकियाट्रिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि लेवल 2 या लेवल 3 पे हम जा चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर वो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो वो हमें एकदम से सुकून मिलता है, हम घर आते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें, मेडिसिन कोई ऐसी चीज तो है नहीं, वो तो हमें रियलाइज नहीं करवाती कि मैंने कुछ लॉस किया हुआ है, वो तो हमें टेम्पररी फीलिंग्स करवाती है कि भाई जो लॉस हुआ है उसको भी आप ना सोचो, कोई और काम करना शुरू कर दो, वो एक टेम्पररी होती है। तो इसलिए लोग मेडिसिन पे जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम जो होती है फ्यूचर में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो एडिक्ट हो जाते हैं एक तरह के। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है सभी से कि जब अगर आपको डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या आपको लगता हो, तो आप अपनी असेसमेंट करवा लें। आप ये ना कहेंगे मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप ये कहेंगे मेरी असेसमेंट करो भाई, मेरी डायग्नोसिस करो। तो आपका साइकोलॉजिस्ट जो है ना आपको पूरा ट्रीटमेंट आपके सामने दिखाएगा कि भाई ये चीजें इसको ऐसे ऐसे हुआ है आपके साथ। तो वो फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ इसका हल क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट देखिए, आपको सीबीटी नहीं है, बेताशा ट्रीटमेंट और भी ऑप्शन आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट को जिनमें से ज्यादा उसके लिए बेहतर लगता है वो उसको प्रोवाइड कर देता है,
ठीक है। तो फिर इसी तरह से पेशेंट क्या करते हैं, एक को छोड़ के फिर दूसरे की तरफ चले जाते हैं, फिर तीसरे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाती है और बंदा फिर सब कुछ छोड़ के तंग आकर घर में फिर अकेले बैठ जाता है। वो कहते हैं कि यार ये तो सब धोखा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें इसमें कोई हमें हेजिटेशन होती है ना, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं कि हम नफ्सियाती हैं। अच्छा, इसी के साथ एक क्वेश्चन है आफ्ताब का। शी इज आस्किंग, पीपल थिंक इफ वी आर विजिटिंग अ साइकियाट्रिस्ट ड्यू टू डिप्रेशन, so it means we are mentally ill, they make fun। आपकी वाली बात के हम अगर किसी को डिप्रेशन है और वो साइकाइट्रिस्ट या किसी के पास जाना चाह रहा है, चाहे वो माइल्ड लेवल पर ही क्यों ना हो, हाँ बिल्कुल, जो मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत स्टिग्मा है लोगों के माइंड में कि आप माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं, क्या तुम पागल हो और तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी खासी हो, क्या जरूरत है मैं जाने की, और तुम ये दवाइयां क्यों खा रही हो किसी। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि हमें क्या हेजिटेट करना चाहिए कि माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं? एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा इस फील्ड में आए हुए? 5 to 6 years। अबाउट 6 years। और मुझे तकरीबन 9 years हो चुके हैं। मैंने कभी कोई मेंटल बंदा नहीं देखा, ठीक है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो हमारे पास आया होगा। हमारे पास वही बंदा आता है जिसका दिमाग काम कर रहा होता है, जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता वो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, लोग जरूर फन करते हैं, मैं इस चीज पे मैं ये चीज कहता हूं कि लोग फन करते हैं, आपको परेशान भी करते हैं, लेकिन आप एक काम करें कि आप लोगों को मत शेयर करें, आप मत उनको ना बताएं कि आपको इस तरह की चीजें आ रही हैं या कुछ इस तरह से। आप एक काम करें, आप अपने एतमाद वाले बंदों को करें। साइकोलॉजिस्ट भी कोई एतमाद वाला हो तो तभी करें। जहां पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग स्क्रीनशॉट के ऊपर से नाम काट के शेयर कर देते हैं कि देखो ये मेरा पेशेंट था, अब ये उसका फीडबैक आया है। तो अक्सर पेशेंट उस चीज से अच्छा फील नहीं करते। इवन कि मैं जब नया नया फील्ड में आया तो अक्सर मैं जब पुराने मैसेजेस देखता हूँ लोगों के, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। वो इसी वजह से कि उनको लगता है कि यार अनसेफ फील करते हैं कि यार मैंने इसके साथ रब्ता किया था, अगेन रब्ता करूंगा तो इसको मेरी हिस्ट्री का पता चलेगा। वही बात कि डिप्रेशन तो क्योरेबल है, खत्म हो जाता है, उसके बाद इंसान तो वही होता है। इसलिए हमेशा जिसको भी कभी भी डिप्रेसिव थॉट्स आए, डिप्रेसिव सिम्टम्स आए, अपने किसी अच्छे से प्रोफेशनल के साथ जाएं, उससे रब्ता करें, फोन पे रब्ता करें। असेसमेंट मोस्टली जो होती है ना, अगर आपके पास क्लिनिक पे कोई आ जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको सामने बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका बोलने चलने का स्टाइल होता है, उसके जिस्म पे आपको कुछ अलामात नजर आ जाती हैं, आपको लग जाता है कि यार हाँ इसके साथ कुछ वायलेंस हुआ है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको वहां से मिल जाती हैं, क्योंकि इंसान सामने भी एक किताब होता है और अंदर तो होता ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आप ऑनलाइन ही करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कर लो। मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूं, तो कितने पेशेंट्स हैं जो ऑनलाइन रब्ता कर रहे हैं और कितने पेशेंट हैं जो इन पर्सन भी आ रहे हैं। ऑनलाइन की रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो इसलिए कि लोगों की इजीली एक्सेस होता है, आपको भी आते होंगे, ठीक है। जो इन पर्सन है वो बहुत इसी वजह से नहीं आते कि यार मैं जब जाऊंगा तो लोग यही बोलेंगे कि इसको तो इस तरह की चीज है। आप वही बात कि अपनी किसी करीबी बंदे को जिसके साथ आपको बहुत ज्यादा एतमाद हो, अम्मी है, अबू है, बहन भाई है, कोई दोस्त है, उसको जरूर इत्तला दें, उसको जरूर बताएं कि मुझे इस तरह की चीज आ रही है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसके साथ आप साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाएं। हाँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करूंगी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोफेशन है, ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें। और ये एथिक्स में भी है कि आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि आपका क्लाइंट, क्योंकि जो बात एक साइकोलॉजिस्ट समझ रहा है वो नॉन जजमेंटल शख्स नहीं समझ सकता कि बंदे के साथ मसला क्या चल रहा है। तो ये कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बन जाता है और इसीलिए तो आपका ट्रस्ट बढ़ता है क्लाइंट का साइकोलॉजिस्ट पे। और जो ऐसा काम करते हैं कि नाम काट के इंफॉर्मेशन इस तरह से फैलाते हैं, वो बहुत ही गलत चीज है, अनएथिकल एक्ट है, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट की भी कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है खराब करता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल क्लियर कर दी। इसके साथ हुरैरा तारिक का एक क्वेश्चन है कि जो डिप्रेशन का बंदा है जब क्योर हो गया तो प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह से स्टार्ट की जाए? अच्छा देखें, डिप्रेशन के मरीज के अंदर एक खास बात ये होती है कि जब उसकी लाइफ, मिसाल के तौर पर एक बंदे की 25 ईयर एज है
उसको डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के अंदर वो तमाम बातें जो उसकी 25 ईयर तक हो चुकी हैं वही होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी की डेथ की वजह से उसको डिप्रेशन हुआ, हालात चेंज होने की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन 28 ईयर तक उसको खत्म हो गया, लेकिन उसको लगता है कि शायद मुझे डिप्रेशन ही था, अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ नहीं कर पा रहा, मुझे करेज नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है उसी साइकोलॉजिस्ट की या काउंसलर की जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो आपकी मदद करे अपनी लाइफ में जंप इन करने की। ठीक है, जब आप वापस आओगे तो आप उसको चीजें शेयर करते रहते हो कि भाई मेरा ये काम अब ऐसे हो गया, मैं अब इसको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अहम बात यह है कि हमारा जो सेशन होता है वो क्लोज हो चुका होता है साइकोलॉजिस्ट का। हो सकता है मैंने अब डिप्रेशन के मरीज के साथ 3 माह लगाए, उसके बाद उसका खत्म हो चुका है, लेकिन पेशेंट दोबारा रब्ता करना चाह रहा है, दोबारा से उसको अपनी कोई अचीवमेंट मुझे दिखाना चाह रहा है या कोई ऐसी चीज करना चाह रहा है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि उनको जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, और पेशेंट को चाहिए कि उसको टाइम लेकर उसके फिर बात शेयर करे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर एक चीज होती है ऑनलाइन में या कुछ इस तरह से कि लोग जब आपसे रब्ता करते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पाते, उनको मजीद फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये बंदा तो मेरे साथ बड़े अच्छे से बात कर रहा था, मुझसे क्या गलती हो गई, अब ये मुझे जवाब भी नहीं देना चाह रहा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जवाब दे ही नहीं सकता कि यार उस बंदे के पास और भी तो पेशेंट है ना, आप अकेले तो नहीं हो। अभी आप देखें, हाँ आपकी ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है कि क्लाइंट को फॉलो अप सेशंस लेने चाहिए। अगर डिप्रेशन से बाहर निकल भी गया है तो वो कभी भी कोई चीज ट्रिगर तो हो सकती है ना, जिस चीज से बाहर निकला अगर वो चीज सामने आ गई, आप इसमें बताएं किन किन चीजों का रोल प्ले होता है कि वो डिप्रेशन को ट्रिगर कर दें। ठीक है, अगर वो चीज ट्रिगर हो गई तो वो फॉलो अप सेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाए, और साइकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं बिजी होगा, लेकिन क्लाइंट की भी जिम्मेदारी हो, साइकोलॉजिस्ट की भी, वो अपने क्लाइंट को लिंक में रहे, और वो क्लाइंट भी जो क्योर कर चुका है और उसके बाद दोबारा उसे ऐसी थॉट्स आ रही, कंडीशन हो रही है, वो फॉलो अप के लिए भी जरूर जाए। फॉलो अप, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ऐसी फॉलो अप बहुत जरूरी है, ऐसी कौन सी चीज एनवायरनमेंट में होती है जो डिप्रेशन के मरीज को ट्रिगर कर देती है, तो वो क्या प्रिकॉशंस आप देना चाहेंगे कि एक शख्स जो है डिप्रेशन से बाहर निकल चुका है लेकिन वो अब फिर ट्रिगर हो गई, वो थॉट आ गई दिमाग में, या मीडिया पे कोई चीज देख ली, या घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, या फना का कोई किस्सा सुना। बहुत से ऐसे लोग जो अपनी जाती जिंदगी से डिप्रेस होते हैं और किसी की वही स्टोरी सुने तो उन्हें भी अपना जमाना याद आ जाता है कि ऐसा हुआ था मेरे साथ, और फिर वही थॉट जहन में आने लगती हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या हिदायत करेंगे? अच्छा, यहाँ पर देखें दो चीजें आ गई ना। एक चीज तो ये है कि आपको एक प्रॉब्लम आई थी, किसी की डेथ हुई थी या कोई डाइवोर्स वगैरह हुई थी, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन फेस चला और उसके बाद आप फिर ठीक भी हो गए। और अब अगर किसी की आपको डाइवोर्स होती है तो वो आपको परेशान करती है और इस तरह की चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, इसको अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो देखिए अब इंसान अपनी एक लाइफ में आ चुका है, नॉर्मल रह रहा है और उसको पता है कि यार ये लाइफ का एक इंसिडेंट था, हुआ, खत्म हो गया, अब मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। इसी तरह से जिस बंदे के साथ दोबारा से वो उसको साथ ना अपनी चीज उसको शेयर करे कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हूँ अपनी लाइफ में आ चुका हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, आप अभी हौसला रखो। उसमें ये होता है कि उसकी इमोशनल सपोर्ट बने, बजाय इसके कि वो उस तरह की चीजों से भागे। ठीक है, देखें जब अगर आप उस तरह की चीजों से भागोगे, अगर एक बंदा है उसको लगता है कि हादसात जो है उसको परेशान करते हैं, उसकी परेशानी में ज्यादा वो करते हैं, तो उसको एक्सपोजर करना चाहिए, जिसको हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी भी कहते हैं अक्सर। उसको एक्सपोजर करना चाहिए, उसको करेज रखनी चाहिए कि इस तरह की इमोशनल जो चीजें जो उसको हिट कर रही होती हैं उनका वो फेस करे, और जो वहां पर लोग हैं उनको उस पेन से निकाले। ठीक है, देखें सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है लोगों को पेन से निकालना, हर शख्स का काम है। ठीक है, हर शख्स का काम है वो अपने साथ वाले बंदे को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने कुलीग को उन पेन से निकाले जिन पेन को वो खुद चाहता है कि ये नहीं होने चाहिए मेरे साथ भी। ठीक है, तो इस तरह से जब लाइफ सोसाइटी में हम ऐसा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अच्छा, आई थिंक जो नवीद हैं शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नो प्रॉब्लम, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है।
किरण उरूज का जो क्वेश्चन है, एंटी डिप्रेसेंट हैज एनी साइड इफेक्ट्स? देखिए, हर दवाई के जो होते हैं ना साइड इफेक्ट्स होते हैं किरण, ठीक है। कोई ना कोई आप मेडिसिन लेंगे तो उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये फार्माकोलॉजी में भी होता है। नवीद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, हो गया होगा कोई टेक्निकल इशू नवीद? नो प्रॉब्लम। अच्छा, किरण उरूज का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। किरण उरूज पूछ रही है, इज एंटी डिप्रेसेंट हैज एनी साइड इफेक्ट्स? कि जो हम डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? जी जी बिल्कुल। उनके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, और जब हम साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन ले रहे होते हैं वो हमें बताते भी हैं कि भाई इस मेडिसिन को लेने के बाद आपके अंदर ये वाली जो अलामात हैं ये कम होंगी और ये वाली चीजें ज्यादा होंगी, जिसमें अमूमन आपने देखा होगा कि नींद का आना ज्यादा हो जाता है, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर उसके लिए हमें वो साथ में मेडिसिन देते हैं कि हमारी कब्ज कंट्रोल हो जाए, तो सम टाइम वो फिर लूज हो जाते हैं, फिर साथ में उसको भी ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ये करते करते हमारे जिस्म में मेडिसिन या ड्रग्स का जो रेशो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस ठीक है, शायद कनेक्शन का कोई इश्यू हो रहा है, पर किरण दैट इज ट्रू थिंग कि कोई ना कोई मेडिसिन जो आप यूज करते हैं उसका जो है साइड इफेक्ट जरूर होता है। अच्छा, अनम का क्वेश्चन है, हाउ डज अ पर्सन नो ही और शी इज हैविंग डिप्रेशन? अनम, इसको हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चनियर्स के थ्रू और जो है अपनी मैनुअल के थ्रू इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। ये सवाल तो हो गया कि एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफेक्ट होता है, और इवन कोई भी आप मेडिसिन लें उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। हम फार्माकोलॉजी में भी ये चीज पढ़ते हैं कि जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी या तो एलर्जी हो जाना, सांस का कोई प्रॉब्लम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होना, इम्यूनिटी के भी कहीं ना कहीं हल्के फुल्के इश्यूज आते हैं। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का मैं इसमें अनम ने पूछा है, हाउ डज अ पर्सन नो ही और शी इज हैविंग डिप्रेशन? ये हमने इनिशियल सेशन में अभी क्लियर किया था, लेकिन फिर क्लियर कर देते हैं कि एक बंदे को कैसे पता चलता है कि उसे। अच्छा, देखिए, डिप्रेशन का अगर एक बंदे को है भी ना, तो उसको या इवन के साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता होगा कि इसको डिप्रेशन है कि नहीं। उसको कंफर्म करने के लिए उसने वही चेकलिस्टें, वही डायग्नोसिस क्राइटेरिया, वही टेस्ट अप्लाई करने, उसके बाद उसको पता चलेगा इसको डिप्रेशन है या नहीं है। डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकती हैं, हाँ, डिप्रेसिव सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे आपको नींद की कमी, भूख की कमी, थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन हो जाना, फिर उसके बाद अनगार्ड फीलिंग करना, गिल्ट होना, फिर उसके बाद आपको सुसाइड ख्यालात आना, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेना, ठीक है। रोना, मतलब कि आपको क्राई फील होना, उदासी फील करना, तन्हाई पसंद हो जाना, ये सारी डिप्रेशन की अलामात हैं। लेकिन हो नहीं सकता कि हम कह नहीं सकते कि ये वाकई डिप्रेशन है जब तक हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। हाँ, जब तक कि हम उसे क्वेश्चन या असेसमेंट के थ्रू नहीं गुजारते। अच्छा, एक मेरा अपने क्वेश्चन है कि ऐसा शख्स घर में डिप्रेस्ड है तो और उसे सुसाइडल थॉट्स आती हैं, तो हमारी सोसाइटी या घर वालों का क्या रोल प्ले होना चाहिए ऐसे मरीज के साथ? देखिए, पूरी दुनिया में हेल्पलाइंस हैं एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन के लोगों के लिए, ठीक है। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी इदारे ये काम शुरू करते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पायलट प्रोजेक्ट ही शुरू होते हैं, चलते खत्म हो जाते हैं, सही है। तो उसके लिए जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना उसको अपने पैनल पे रख लें अपने घर पे। जिस तरह से हमारा कोई डॉक्टर होता है, हमें पता होता है कि ये फलां हमारा डॉक्टर है, उससे हमने मशवरा करना है, इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट से भी मशवरा करने के लिए उसको रख लें कि भाई मैंने आपसे मशवरा करना है और हमारा ये फलां बच्चा है या भाई है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें बताओ कि हम उसको क्या करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो डिप्रेशन का मरीज है वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो फिर बता देता है कि जी कि आप या तो मेरे पास ले आओ, या आप किसी और सिटी में हो तो आप फलां जगह पर फलां साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा है,
या फलां साइकियाट्रिस्ट है, उनके पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो डायग्नोसिस बहुत अच्छी करते हैं, हमें पता चल जाता है कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है, तो इसलिए आप वहां से ट्रीटमेंट करवा लें। लेकिन यहाँ पर एक और मैं अच्छी बात बताऊंगा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करेंगे, तो साइकोलॉजिस्ट ने जो फी वगैरह रखी हुई होती है ना, वो लाजमी उसको दे दिया करें। ठीक है, अक्सर ये होता है कि लोग उससे रब्ता करते हैं, बातचीत पूछते हैं, उसके बाद ब्लॉक करके खत्म, कि यार इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए ये लाजमी होना चाहिए कि यार जो बंदा आपसे वो कर रहा है तो उसको आप लाजमी उसको उतना रिवार्ड लाजमी दो। ठीक है, नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं, और आप किसी और से बात करोगे वो भी आपको छोड़ देगा। इसलिए जैसे वो बंदा प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है, आप उसका एथिकली उसकी तमाम चीजें पूरी कर ले। ठीक है, ताकि वक्त आने पर वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ले, नहीं तो आपको वो दोबारा आपका राब्ता नहीं करेगा या आपकी कॉल नहीं उठाते, अक्सर साइकोलॉजिस्ट पे नहीं भी उठाते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, इवन बहुत से साइकोलॉजिस्ट एथिक्स को फॉलो करते हुए रेफरेंस बेस्ड घर पे जाकर भी थेरेपी देते हैं कि ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल देते हैं, बेड से भी नहीं उठ पा रहे हैं और वो किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट का ये भी रोल प्ले है कि वो घर पे जाकर भी थेरेपी कर सकता है, एथिक्स को कंसीडर करते हुए। यही बात है, फैमिली को भरोसे में लेकर और फैमिली को भी एथिक्स को समझाकर वो घर पर आकर भी थेरेपी कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा हमारा बहुत मशहूर चीज है कि हम जैसे कि जब भी किसी को डिप्रेशन होता है कहते हैं कि इबादत करो, कुरान पढ़ो, सूरतें पढ़ो। हाँ, ये हमारा रिलीजन है कि हम ये फना सूरत पढ़ के जो है अपने आप को हील करते हैं, हमें सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन तो नहीं जाता। एक बहुत ही पुराना आपने हादसा सुना होगा कि सऊदीया में खाने काबा के सामने सुसाइड की गई, तो वहां पे तो उससे बड़ा हमारा रिलीजन का जो पार्ट रोल प्ले हो रहा है, उससे ज्यादा हीलिंग चीज क्या होगी कि फिर वहां पर भी सुसाइड अटेम्प्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, असल में मैं इस क्वेश्चन का अमूमन जवाब नहीं देता होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और मैं क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक प्रूवन की बात करता हूँ, और रिलीजन में हमारे अपने जज्बात होते हैं, हमारी अपनी अटैचमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर एक इंसान को डिप्रेशन है, हम उसको कहते हैं तुम खुदा से दूर हो इसलिए तुझे डिप्रेशन आ गया, और ये आ गया, वो आ गया। मुझे एक चीज बताएं, हम सारे मुसलमान के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक साल है जिसको कहते हैं आमल खजन, शायद मुझे आप उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन खजन आता है उसके नाम पे। वो वाला साल है, मतलब उसका जवाब ये होता है, उसका मीनिंग ये है कि गम का साल। ठीक है, अब देखिए सरकार दो आलम जो दुनिया भर के लिए रहमतें हैं, इस दुनिया से हट के दोनों जहानों के लिए रहमतुल आलमीन हैं, उनके लिए अगर एक साल गम का साल हो सकता है तो हम इंसानों के लिए नहीं हो सकता क्या? हम क्या कहें कि क्या हम दीन से दूर हैं तो इसलिए हमें आ रहा है? असल में दीन के साथ जुड़ने से ही हमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, दूर होने से भी आ सकती है। हमारी जो लाइफ है वो अलग चीजों से चल रही होती है। ठीक है, इसलिए अगर किसी को, हाँ देखें, कुछ लोग जब हमारे स्किल्स यहाँ से कम होते हैं ना, तो हम उसको कुछ थेरेपी पकड़ा देते हैं कि भाई आप ये वजीफा कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। असल में हम बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट हैं, इस्लामिक चीजों को करें, तो उनको भी आप उस वे में करें ताकि वो इंसान समझ सके आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, देखिए हम इंसान की करंट लाइफ को बेहतर करना चाह रहे हैं ना, उसको डराना नहीं चाह रहे। देखिए लोग कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ोगे कि आपको सुकून आएगा। देखिए कुरान मजीद की सूरतें हैं बहुत ज्यादा, जिनमें से अल्लाह पाक हमें बताता है आपके लिए ये इनाम है, ये इनाम है, ये इनाम है, हमें सुकून मिलेगा। लेकिन जहां पर अल्लाह पाक कह रहा है कि तुझे ना मैं उस वक्त को याद करो जब पहाड़ जो है ना रूई की गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे, मुझे ये बताएं आपको उस वक्त सुकून आएगा या उस वक्त आपके ऊपर खौफ तारी होगा? आप तो फिर उस तरह से अल्लाह के पास करीब जाएंगे ना, फिर उस टाइम आपको सुकून नहीं आएगा। और इसलिए देखें जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसमें हम उसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखें। ठीक है, उसके पीछे देखें, सूरह रहमान हम पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, ऐसी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह पाक हमारे अनामात वो कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। लेकिन जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, हाँ ये जरूर है कि कुरान मजीद से हम ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल हो जाए। ठीक है, उसको फिर रेफरेंस दें कि देखो कुरान में भी इसी तरह से। फिर इसी तरह से हम कहते हैं फैमिली इशू आ रहा है, उसको बताओ सूरह निसा का, भाई ये देखो इसमें ये चीज बताई जा रही है,
इसलिए हमें इस तरह से करना चाहिए। मतलब उसका वे ऑफ लाइफ आप इस्लामिक कर लेंगे, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम ये पढ़ो तो तुम ठीक हो जाओगे। पढ़ने बिल्कुल से या ठीक नहीं होगा, अमल करने से ठीक होगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल अमल सही करवाना चाहिए। तो हम आलिम दीन तो है नहीं, मुझे तो पता नहीं है कि मैंने कितना वो करना है, तो इसलिए फिर हम आलिम दीन के पास भेज देंगे कि भाई आप इसको वो कर लें। तो इसलिए जरूरी यह है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस्लामिक चीजों को टच करते हैं, तो उनको इस्लाम का पता होना चाहिए। उनको देखिए, हमारे यहाँ फिर हमें ये नहीं पता होता कि मेरा जो मरीज है वो कौन से मसले के साथ तल्लुक रखता है, कौन से मजहब के साथ तल्लुक रखता है, हाँ, उसके मजहबी रुझानात क्या हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे पास इल्म ना हो तो वो आपने सही प्रॉब्लम कहा मजीद फेस करेगा। ठीक है, तो आपने मैं बिल्कुल आलम दीन नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। और साइकोलॉजी में अगर मैं कोई चीज गलत भी बता रहा हूँ, कल वो मुझे कहते हैं कि भाई ये गलत है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है गलत है। लेकिन अगर कुरान मजीद की कोई चीज मैंने उसको गलत बता दी तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत रिस्की होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो जाहिर सी बात है हर चीज की हेलो। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी आ रही है आपको आवाज मेरी? बिल्कुल सही कहा नवीद ने कि साइकोलॉजिस्ट को हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि ऐसा शख्स जिसके जहन में खुद को मारने के ख्यालात आ रहे हों और दुनिया से दूर होने के ख्यालात आ रहे हो, खुद को अकेला महसूस करने के जहनी उलझनों के से मुताल्लिक ख्यालात हों, तो ऐसे शख्स के लिए ये है कि पहले तो वो अपनी सोचों पे काम करें और प्रोफेशनल की हेल्प लें। बेशक कुरान या सूरतें या रिलीजन चीजें जो हैं आपके थॉट्स को, आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं हील करती है, लेकिन वो चीज जो आपके जहन में है वो जा ही नहीं रही है, तो उसके लिए भी आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम में मना है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं और किसी प्रोफेशनल की हेल्प ना लें। ठीक है, अच्छा ये बातें तो हमारी नवीद क्लियर हो गई हैं कि हमने इस चीज में बहुत सी चीजें क्लियर कर ली कि गलत फहमियां क्या हैं, घर वालों को ऐसे डिप्रेशन मरीज का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, डिप्रेशन की अलामात क्या हैं, उसकी डायग्नोसिस क्या है, एक प्रोफेशनल का रोल प्ले क्या होता है, खुद में अकेलापन महसूस करना, भूख की कमी होना, इन सबको किस तरह से मैनेज किया जाता है, वो एक प्रोफेशनल के साथ घर वालों का रोल क्या है, रिलीजन से रिलेटेड हमने बात कर ली, लोगों के क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, बाकी जो भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस वीडियो के बाद भी क्वेश्चंस कर लें, हम प्राइवेटली मैसेज के थ्रू हमारा पेज आपको जरूर इंशाल्लाह रिप्लाई करेगा। और नवीद का भी अपना पेज है, नवीद आप प्लीज अपने पेज को हमारे कमेंट्स पे शेयर कर दिएगा ताकि लोग जाके आप वहां पर भी आपसे कांटेक्ट कर लें। और जो है मैं अपनी ऑडियंस का और नवीद का बहुत थैंक्स करूंगी कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नवीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्रेशियस टाइम में, आपका इतना प्रेशियस टाइम था आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि डिप्रेशन क्या है, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, रिसर्चेस क्या कहती हैं, इसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, और इसका एक पूरा लेवल होता है, 3 स्टेप्स होते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। और हर वो इंसान जो अपने आप को ये थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाके ये सोचता है कि मैं 2 महीने हो गए मुझे दोबारा थॉट्स आ रही हैं, तो वो देखना पड़ रहा है ना कि आप फॉलो अप नहीं ले रहे हो, प्रिकॉशंस फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप सिवियरिटी की तरफ से, तो अब साइकेट्रिस्ट की भी बहुत जरूरत है आपको। तो वो साइकोलॉजिस्ट खुद समझेगा तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेजेगा। और मेडिसिन को आप एक हद तक यूज करते हैं, आप फिर उसके बाद उसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है कि लोग उसकी लत पालने लगते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इन सारे सवालात का जवाब देने का नवीद बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला और भी सेशंस में आपके साथ मुलाकात होगी, हमारे ग्रुप सेशंस भी होते हैं उसमें मुलाकात होगी। मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि इस पेज पे रेटिंग करना मत भूलिएगा, ठीक है, आप फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप रेटिंग सेक्शन में जाएं, इस वीडियो को और पेज को रेट जरूर करें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी डिफरेंट टॉपिक के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ। और ऑडियंस ये भी पता है कि वो किस किस्म के टॉपिक जाती है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन माय पैनल, तो आप प्लीज अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट नवीद को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।